नंबर है, ये कुछ खास नहीं होते। बेटा कोई कुछ मैसेज कर रहा है क्या? कौन बच्चा मैसेज कर रहा है? सर प्लीज पिन योर सेल्फ व्हेनेवर सम स्टूडेंट रिप्लाई। बेटा मैंने ना अपने आप को पिन कर रखा है, अब फिर भी ये क्या गड़बड़ होती है आइडिया नहीं है, मैंने पिन कर रखा है अपने आप को, समझ गए? चलिए तो उन और थोड़ा बच्चों को बहुत पिन करना होता है, मतलब जो स्टूडेंट बोल रहे हैं आप उनको प्लीज रिप्लाई दीजिए कि वो आपको पिन करे अपनी तरफ से, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। बेटा सुन लिया तूने? क्या नाम है तेरा? जो भी नाम है तेरा सुन लिया। तुझे भी मुझे पिन करना होगा तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ओह गुड तिम्बल वाली बात आ रही है। चलिए मजाक कर रहा था बेटा। हाँ तो कहा थे हम, तो बहुत सारे टाइप की कन्वर्जेंसी होती है। फिर हमने वीकलॉग, आल्जेब्रा, सीएलटी, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो मैंने बताया था कि ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टाइप की कन्वर्जेंसी ही होती है। तो कल मैंने कन्वर्जेंसी स्टार्ट करी थी किसी सीक्वेंस की, लेकिन कल जो सीक्वेंस हम डिस्कस कर रहे थे वो रियल नंबर का सीक्वेंस था। क्यों था रियल नंबर का सीक्वेंस, या मुझे कैसे पता लगेगा कि ये रियल नंबर का सीक्वेंस है? क्योंकि उस सीक्वेंस की सारी टर्म, यानी कि उस फंक्शन की रेंज रियल नंबर थी। अब आज, या चलो कल की बात एक बार और कर लेते हैं। कल फिर मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे एन की वैल्यू, nth टर्म आप देखते हो ना, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे जो सीक्वेंस की टर्म है और जो फिक्स नंबर है ए, उसके बीच का डिफरेंस छोटा होता चला जाता है। एक टाइम ऐसे आता है कि वो जो डिफरेंस है एक्स एन माइनस ए, वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाता है एप्सिलॉन से, जो एप्सिलॉन आपने प्री डिफाइन किया है। इसका मतलब ये भी है कि ए के नेबरहुड में सीक्वेंस की सारी टर्म बिलोंग कर जाती है और फिर वो वहीं पे रहती है। तो हम ये कहते हैं कि जो एक्शन है वो ए को कन्वर्ज कर गया। यहां तक समझ में आ गया मेरे बच्चों? आपको यहां तक समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम के लिए एक बार मैथमेटिक्स पढ़ाने के मूड में हूं। मूड में नहीं हूं, मेरी मजबूरी है। आपको पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? फंक्शंस। इसका मतलब एक्चुअली में आपको पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस स्टैटिस्टिक्स का काम नहीं होता, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मैथमेटिक्स का काम है। तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो आज भी हम सीक्वेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन कल जैसी सीक्वेंस नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो टॉपिक डाल दीजिए। टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है कि जो भी आप सीक्वेंस बनाओगे उसकी हर एक टर्म अपने आप में एक फंक्शन होगी। कल पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जिसका मतलब था जो भी आप सीक्वेंस बनाओगे उसकी हर एक टर्म रियल नंबर होगी। समझ गए? तो कल रियल नंबर थी सारी टर्म सीक्वेंस की, आज सीक्वेंस की सारी टर्म अपने आप में फंक्शन होगी। तो आज मैं क्या कर रहा हूं? आई डिफाइन ए सीक्वेंस एफ एन। कैसे डिफाइन कर रहा हूं? नेचुरल नंबर से सेट ऑफ फंक्शंस पे, सेट ऑफ फंक्शंस पे, ठीक है? तो एफ वन डॉट इज व्हाट? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एफ टू डॉट इज द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस अप टू सो ऑन। लेकिन आज जो ये एफ वन डॉट है, ये रियल नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक फंक्शन के तरीके से डिफाइंड होगा। कैसे डिफाइन होगा समझाता हूं। आई डिफाइन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। सपोज फॉर एग्जाम्पल तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एफ वन एक्स किसके बराबर होगा? एक्स के। एफ टू एक्स किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर के। एफ थ्री एक्स किसके बराबर होगा? एक्स की क्यूब के, अप टू सो ऑन। ठीक? ये क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज ए फंक्शन, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज ए फंक्शन, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज ए फंक्शन, अप टू सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं, जिसको मैं लिख रहा हूं x टू दी पावर n, या मैं जिसको लिख रहा हूं
एफ एन एक्स is equal to x to the power n. Now this is what sequence of function. क्यों? क्योंकि इसकी हर एक टर्म एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इसको सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी हर एक टर्म पॉलिनोमियल को भी रिप्रेजेंट कर रही है। समझ गए? तो कल बताया था कि जो सीक्वेंस होती है वो कैरेक्टराइज होती है अपनी रेंज के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे रेंज क्या है? सेट ऑफ फंक्शंस। बाबू समझ में आई बात आपको? यहां तक समझ में आई आपको बात? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखिए दो बातें। अब जो आपके सामने लिखा है f1 वो भी एक फंक्शन है, f2 ये भी एक फंक्शन है, f3 ये भी एक फंक्शन है। ये सारे फंक्शन है ना, तो इन फंक्शंस के डोमेन भी होने चाहिए। इसका मतलब जब आप एक सीक्वेंस बनाएंगे एफ एन एक्स विच इज इक्वल टू दिस वन लाइक दिस, तो एफ एन जो होगा कोरस्पोंडिंग टू एन, इसका कोई ना कोई डोमेन होना चाहिए। मान लो इसका डोमेन है बी, और क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसकी रेंज है आर। बी केयरफुल, बी केयरफुल मीन्स जो सीक्वेंस की सारी टर्म है उनका कोई ना कोई डोमेन रहेगा कंफर्म। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां सर ए क्या है एक बार बताइए। ए है, जैसे मान लो आपकी जो सीक्वेंस आपने बनाई उसकी हर एक टर्म फंक्शन है, तो f1 भी फंक्शन है, f2 भी फंक्शन है, f3 भी फंक्शन है, अप टू सो ऑन फंक्शन है सबके सब। यस सर। तो इन सबका कोई ना कोई तो डोमेन होगा। समझ गए? यस यस सर। मैथमेटिक्स ये कहता है इन सबका डोमेन एक ही होगा। वो मैंने मान लिया कि इन सबका डोमेन है ए। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो I define a sequence x to the power n belongs to natural number। ठीक है जी। अब अगर इस सीक्वेंस को आप गौर से देखें और मैं इस सीक्वेंस को ओपन करूं, तो इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है? x, दूसरी टर्म क्या है? x स्क्वायर, तीसरी टर्म क्या है? x की क्यूब, अगली टर्म क्या है? x की पावर 4 अप टू 2। बोलो हाँ है? क्लियर है? यस। अब बेटा एक बात बता, क्या तू ये कह सकती है सुधीर सर ये भी फंक्शन है, 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 अप टू सो ऑन? यस और नो? अब अगर ये सारे फंक्शन है तो इसका भी डोमेन होगा, इसका भी डोमेन होगा, इसका भी डोमेन होगा, इसका भी डोमेन होगा। क्या तू बता सकती है कि ये जितने फंक्शन हैं इन सबका कॉमन डोमेन क्या हो सकता है? और वो है रियल नंबर। हाँ या ना बोलो? यस यस। तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? मैं डिफाइन करूंगा एफ जे डिफाइंड ऑन रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ जे एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर जे। ऐसे लिखने के तरीके होते हैं, ऐसे लिखने के तरीके होते हैं। इसकी जो हर एक टर्म है वो एक फंक्शन है, जिसको मैंने लिख दिया एफ जे एक्स विच इज डिफाइंड एज एक्स टू दी पावर जे। तो जो एफ जे होगा जिसकी डेफिनेशन ये है उसका कोई ना कोई डोमेन होगा, और अकॉर्डिंग टू रूल इसका डोमेन है रियल नंबर। फॉर एग्जांपल, तो वो जो ए था ना मेरा, वो यहां पर रियल नंबर। समझ में आ गया? यस। अब बच्चे आपको मैं ये भी कह सकता हूं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x to the power n where n belongs to natural number is a sequence which is defined as this one for all x belongs to real। भाई ये तो लिखने का तरीका है, मैंने सिंपली ये बोल दिया। भाई डोमेन का मतलब क्या होगा? डोमेन का मतलब होगा x की वैल्यू ना, और मैं क्या लिख रहा हूँ? x की वैल्यू है सारे रियल नंबर, तो इन सबके डोमेन मैंने यहां लिख दिए, इन सबके डोमेन यहां लिख दिए। तो ये जो डोमेन है वो तो इन फंक्शन का है, और ये जो डोमेन है वो सीक्वेंस का है। ये बात क्लियर होगी यहां तक आपको? ये बात क्लियर होगी यहां तक? रिजवाना बेटा क्लियर होगी ये बात? वेरी गुड। सर एक बार रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दिया। देखो मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब आपके दो डोमेन हो गए। दो डोमेन कैसे हो गए? एक डोमेन तो सीक्वेंस के कोरस्पोंडिंग हो गया, वो तो है नेचुरल नंबर।
और एक डोमेन हो गया इन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, वो है रियल नंबर। समझ गए ना भाई? Yes, सीक्वेंस yes, भी तो sir. अपने आप में, Yes, सीक्वेंस भी तो अपने आप में फंक्शन ही है ना, तो ये yes, डोमेन sir. तो उसका। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सीक्वेंस की हर एक टर्म अपने आप में डोमेन है, सॉरी अपने आप में फंक्शन है, तो एक उनका भी डोमेन होगा, अकॉर्डिंग टू रूल उनका डोमेन मैंने रियल। डन Okay, होगी sir. बात? Okay. ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर इस सीक्वेंस के अंदर जिसकी सारी टर्म एक फंक्शन के तरीके से काम कर रही है, जिनका डोमेन है ये, अगर मैं x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दूं, सपोज, कैसे डाल दूं, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 1/2, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी सुधीर सर? फिर हमारी सीक्वेंस बनेगी 1/2 का स्क्वायर 1/2 की क्यूब अप टू डॉट, हाँ या ना? बनेगी? डन। Yes. ये क्या है? ये क्या है सुधीर सर? ये है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस है, बट इसकी सीक्वेंस की हर एक टर्म रियल नंबर है, हर एक टर्म रियल नंबर है। सो दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात चली गई कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और उसके डोमेन में से मैं कोई वैल्यू सीक्वेंस में डाल देता हूं, तो तुरंत वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाती है। डन? Okay, sir. ठीक है बेटा। अब एक बात आप बताइए, चलो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 1/2 डाल दी, तो मेरी रियल सीक्वेंस बन गई, और वो रियल सीक्वेंस क्या बन गई? 1/2 दी पावर n, ये बन गई। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये जो सीक्वेंस आपकी बन गई x की वैल्यू 1/2 डालने के बाद, ये जो सीक्वेंस बन गई, ये कन्वर्ज करेगी या कन्वर्ज नहीं करेगी? कन्वर्ज करेगी तो किसको करेगी? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ जी, इतने बच्चे हो तुम, कोई सर बच्चा बता सकता है? कन्वर्जेंट है और 1/1 पे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जेंट है और 1 पे कन्वर्जेंट। बाबू कन्वर्जेंट है और 0 Sir, पे, zero. वेरी गुड, 0 पे कन्वर्जेंट है। कोई बात नहीं राजीव, गलती हो जाती है बेटा, आगे चलो, कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू माइनस से 1/2 डाल दूं तो अब सीक्वेंस क्या बनेगी सुधीर सर? अब सीक्वेंस होगी माइनस से Divergent. टू दी पावर n। अब कोई बच्चा बता सकता है किसको कन्वर्ट करेगी? Sir, oscillatory sequence हो गया तो divergent. बच्चे मेरे चांद, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस नहीं है सर अभी। डाइवर्जेंट हो गया। भाई साहब कुछ भी बोले चले जा रहे हो। सॉरी सर, डाइवर्जेंट? सॉरी सॉरी सर। अरे सॉरी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। सॉरी वोरी टेंशन नहीं है। रिजवाना बेटा क्या बदतमीजी है? सर ऑस्किलेट करेगी, कन्वर्जेंस टू 0 होगी, ऐसा ना करो, मतलब Yes, ऐसा yes, sir. Sorry, sir. नहीं। कोई बात नहीं, मैं मस्ती करता रहता हूं, मेरी आदत है। बेटा अगर आप टीचर के सामने भी पढ़ाई को लेके बोल पाए तो फिर वो टीचर ही कादा, समझ गया ना? समझ गया ना? वो टीचर ही क्या है बेटा, अगर तुम उसके सामने बोल पाए तो ये मत सोचा करो कि सुधीर सर आपको स्टैट्स ही अच्छा आता है। बाबू मैथ्स मुझे उससे 4 गुना अच्छा आता है, लेकिन बस मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत हैं, स्टैट्स वाले कम हैं। अदरवाइज मैथ्स मेरा फेवरेट है स्टैट्स से भी ज्यादा। चलिए, अगर कोई बात नहीं, तो अब ये एक्चुअली ना कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो मतलब हमने एज यूजुअल देखी होती है। जैसे अगर यही सीक्वेंस ये होती -1 टू दी पावर n, है, तो रिजवाना की बात बिल्कुल सही हो जाती। लेकिन रिजवाना ने ये ध्यान नहीं दिया ना कि इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है वो 1 से छोटा है, तो ये कन्वर्ट करेगी 0 पे। चलो खैर वो बाद में देखूंगा मैं सब चीजें। अच्छा, अगर मेरे बच्चों मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो सीक्वेंस क्या बनेगी सुधीर सर? फिर सीक्वेंस बनेगी 1 टू दी पावर n, यानी कि कन्वर्ट करेगी 1 को। कन्वर्ट तो करेगी, बट सर ये तो कन्वर्ट करेगी 1 को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू डाल दूं -1, चलो मैंने रिजवाना की बात सर आंखों पे रख ली और मैंने ये लिख दिया। अब बोलो भाई क्या होगा? सुधीर सर अब ये कन्वर्जन नहीं करेगी, क्योंकि अब ये करेगी ऑस्किलेटरी फाइनाइटली, हाँ या ना? Yes. ठीक है बेटा। चलो, अगर मैं x की वैल्यू डाल दूं 2
तो क्या बनेगा सुधीर सर, 2 टू द पावर n बनेगा और ये डाइवर्स करेगा प्लस इंफिनिटी। चलिए अगर मैं x की वैल्यू डाल दूं -2, सुधीर सर माइनस के 2 टू द पावर n अगर आप करोगे तो दिस इज ऑस्किलेटरी बिटवीन प्लस माइनस इंफिनिटी। हाँ या ना बोलो पहले ये बताओ। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रखा है किसी डोमेन पे, जब आप उस डोमेन में से कोई वैल्यू डालते हो तो कभी तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्ट करती है, कभी किसी दूसरे पॉइंट को कन्वर्ट करती है, लेकिन कन्वर्ट करती है। कभी ऑस्किलेट करती है फाइनाइटली, मतलब कन्वर्ट नहीं करती। डाइवर्स करती है, मतलब कन्वर्ट नहीं करती है। ऑस्किलेट करती है इनफाइनाइटली, मतलब कन्वर्ट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब उस सीक्वेंस के अंदर डोमेन के कुछ पॉइंट डालकर आप कन्वर्जेंसी चेक करेंगे तो सम टाइम इट इज कन्वर्जेंट, सम टाइम इट इज नॉट कन्वर्जेंट, सम टाइम इट इज कन्वर्जेंट टू द सेम पॉइंट, सम टाइम इट इज कन्वर्जेंट टू द अनदर पॉइंट। तो सम टाइम कन्वर्जेंट टू 0, सम टाइम कन्वर्जेंट टू 0, सम टाइम कन्वर्जेंट टू 1, सम टाइम नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। बोलो हाँ या ना। डन होगी बात? यस। वेरी गुड। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लब करूं तो बता देता हूं आपको एक बात, और बहुत आराम से पढ़ना है बच्चों, जल्दबाजी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो सीक्वेंस आपने बनाई है ना x टू द पावर n, ये लो बेटा, ये कन्वर्ट करेगी 0 को फॉर ऑल x लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है जी, आपका जो दिल करे वो वैल्यू डालो, -1 और 1 के बीच में कन्फर्म कन्वर्ट करेगी और कन्वर्ट करेगी 0 को। और मेरे बच्चों दिस कन्वर्जेस टू 1 फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1। इसके अलावा आप x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे, भाई वैसे तो आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो ना, क्योंकि फंक्शन का डोमेन रियल नंबर था, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ भी डालोगे तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं बनेगी। एम आई राइट? एम आई क्लियर? जी बेटा? यस सर। ठीक है, बस अब इतना बताओ कि इस चीज को, ये जो आपके सामने लिखा है बॉक्स, ये बहुत ही जबरदस्त वाली बात है। इस चीज को क्या मैं ये लिख दूं कि माई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक्स एन कन्वर्जेस टू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ function is defined over the domain -1 to 1 close interval to the real line, and this function is defined as f of x is equal to 0 when x lies between -1 to 1 and 1 when x is equal to 1। बोलो हाँ या ना? जी बेटा बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब -1 के पहले ओपन इंटरवल क्यों है? बाबू -1 ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि अगर आप -1 पे क्लोज इंटरवल कर दोगे, इसका मतलब x की वैल्यू आप -1 डालोगे। अगर आप x की वैल्यू -1 डालोगे तो आपकी जो सीक्वेंस है वो ऑस्किलेटरी फाइनाइटली होने लगेगी, जबकि मुझे सिर्फ कन्वर्जेंसी चाहिए। तो सिर्फ कन्वर्जेंसी या तो यहां पर है और या तो यहां पर है, इसके अलावा कहीं पर भी सिर्फ कन्वर्जेंसी नहीं। समझ में आया आपका? जी बेटा, जिस बच्ची ने सवाल पूछा था बाबू क्लियर है क्या? तो 1 के पहले जो इनइक्वालिटी होनी चाहिए वो तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना सर? कहां पे बाबू? यहाँ पे? सर वहां पे जो आपने लिखा है एफ एक्स जो डिफाइन किया है नीचे 0 to 1। जी ये वाला हाँ सर। बाबू, अगर मैं यहाँ पे आप मतलब ऐसा करवाना चाहते हैं, ऐसा करवाना चाहते हैं? सर हाँ मैं गलत थी, समझ गई। हाँ हाँ, आप गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन समझ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा देता। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा था इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ जो ये मैंने नीचे जुगाड़ लगाया है, बोथ आर इक्वल है। यस और नो? भाई क्लियर है? यस। यस अब सर। तीसरा डोमेन तैयार हो गया, और वो तीसरा डोमेन है ये। तीसरा डोमेन है ये।
तो सबसे पहला डोमेन नेचुरल नंबर, दूसरा डोमेन वो जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड थे, और तीसरा डोमेन वो जिस पर ये फंक्शन कन्वर्जेंट थे। तो पूरे डोमेन पे तो कन्वर्जेंट थे नहीं ना, सम टाइम कन्वर्जेंट सम टाइम नॉट कन्वर्जेंट। तो जिस जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंट थे उनको एक साथ ले लिया ना, तो ऑब्वियसली बात है वो सारे के सारे डिफाइंड से तो कम ही होंगे ना। तो यहां पर ये फंक्शन कहां पर डिफाइंड थे, पूरे रियल सेट पर, लेकिन कन्वर्जेंट कहां कहां पे थे, सिर्फ इस डोमेन के ऊपर। सो आई डिफाइन अ फंक्शन ओवर दिस डोमेन and we can say that this sequence of function converges to this function। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और वो कन्वर्ज करती है तो वो सिर्फ फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगी। तो आपके पास तीन फंक्शन होंगे, सीक्वेंस, सीक्वेंस की टर्म और कन्वर्जिंग फंक्शन। सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर, फंक्शंस का डोमेन रियल नंबर, और कन्वर्जिंग फंक्शन का डोमेन -1 से 1 सेमी क्लोज इंटरवल। ये है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंसी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो आगे, समझ में आया ना? ये सर समझ गए। क्योंकि अगला टॉपिक मेरा सीधा स्टैटिस्टिक्स है, कन्वर्जेंसी ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्योंकि रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, फंक्शन ना, और कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पढ़ा चुका हूं आपको। तीन डोमेन होते हैं, ये ध्यान रखना, एक सीक्वेंस के लिए, एक फंक्शन के डेफिनेशन के लिए, एक फंक्शन के कन्वर्जिंग फंक्शन के लिए। और वो क्लियर? यस। चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। टॉपिक है कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वैल्यू। ठीक है बेटा? तो शायद आपने पढ़ा होगा, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल सच दैट, या ऐसे कर लो, defined on sample space S। पता है क्यों लिखा है मैंने ऐसा? क्योंकि अगर xn एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है तो n तो होगा नेचुरल नंबर, जिसकी वजह से ये सीक्वेंस बन गई। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, xn इज ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, n बिलोंग्स टू n और W बिलोंग्स टू S। लेकिन फिर मुझे यहां लिखना पड़ेगा XNW। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो जब आप कोई सीक्वेंस लिखते हैं रैंडम वेरिएबल की तो कैसे लिखते हैं, X1 X2 X3 अप टू डॉट डॉट। X1 क्या है, X1 एक रैंडम वेरिएबल है ना, X2 भी एक रैंडम वेरिएबल है, X3 भी रैंडम वेरिएबल है। तो ये रैंडम वेरिएबल क्या होंगे सर, ये फंक्शन होंगे जिनका डोमेन होगा सैंपल स्पेस। तो बताओगे ना, तो क्या बताओगे, xj इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन ए सैंपल स्पेस टू रियल लाइन। और कैसे डिफाइन करोगे, xjw बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल w बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। बस उसको मैं चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो नाउ दिस इज व्हाट द सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। बोलो समझ में आई चीज आपको? समझ में आई चीज आपको? फटाफट। यस। यस सर। ठीक है बाबू? अब यहां तक दो डोमेन आपको मिल गए, एक डोमेन आपको ये मिल गया और एक डोमेन वो मिल गया जिस पर ये फंक्शंस डिफाइंड है। अब मेरा एक सवाल है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, भाई स्टैटिस्टिकली ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, मैथमेटिकली ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, तो अगर ये कन्वर्ट करेगी तो किसी ना किसी फंक्शन को कन्वर्ट करेगी ना। इसका मतलब स्टैटिस्टिकली ये किसी ना किसी रैंडम वेरिएबल को ही कन्वर्ट करेगी ना, यस और नो?
यस सर। Yes. तो ये जो रैंडम वेरिएबल बना x, क्या ये जरूरी है कि इसका डोमेन s ही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो डिफाइंड है s के ऊपर, लेकिन क्या सारे डिफाइंड पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंट होती है क्या? नहीं, कुछ पे नहीं होती, तो वो छोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जब आप x का डोमेन बनाओगे, मान लो x का डोमेन है s डैश, नाउ दिस s डैश मस्ट बी सबसेट ऑफ s। तो तीसरा जो डोमेन होगा वो ये होगा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया मेरे बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? रिजवाना, Yes, sir. क्लियर है? राजीव क्लियर है? आप Yes, sir. क्या हुआ? चलो ये डोमेन वोमेन हो गए। अब आप क्या कहोगे सुधीर सर? अगर आप ये कह रहे हो कि ये सीक्वेंस कन्वर्ट करती है इस रैंडम वेरिएबल को, ये रैंडम वेरिएबल की सीक्वेंस कन्वर्ट करती है इस रैंडम वेरिएबल को फॉर ऑल w बिलोंग्स टू s डैश विच इज ए सबसेट ऑफ s, तो सर इसका मतलब ये है, क्या मतलब है कि इसका डिफरेंस बिटवीन x एंड w कोमा x w is very close to 0 for all w belongs to s dash। बोलो हाँ या ना? अब मैंने मोड नहीं लगाया, मैंने लिखा d मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज वेरी क्लोज टू 0 फॉर ऑल w belongs to s dash। और भाई सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी का यही तो मतलब था। अगर आप ये कहोगे कि ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ट करती है, तो यही मतलब है ना कि जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसके और इसके बीच का डिफरेंस कम होता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो यहाँ तक पूछ लीजिए। चलो आगे, चलो आगे। अब देखिए, अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे टाइप की कन्वर्जेंसी होती है। अब उस पे आते हैं। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे टाइप की कन्वर्जेंसी होती है, लेकिन पढ़ाई नहीं जाती, बट स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो रैंडम वेरिएबलों की आइडेंटिकलनेस, दो रैंडम वेरिएबल के बीच का डिफरेंस बहुत सारे तरीकों से डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है समझाता हूं। सिंपल है बिल्कुल। कभी तो हम ये कहते हैं कि दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल होंगे अगर उनके सीडीएफ सेम है तो, कभी कहते हैं उनका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर सेम है तो, कभी कहते हैं आरथ मूवमेंट सेम है तो। समझ गए? तो कई सारे तरीके आ गए हमारे दिमाग में जिनसे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो नेचर है वो दोनों की नेचर किस तरीके से सेम हो रही है। तो बहुत सारे तरीके हैं डिफरेंस को डिफाइन करने के। तो उन बहुत सारे तरीकों के बेसिस पर हमने ये डिसीजन ले लिया कि जो अलग अलग तरीके आपने यूज किए हैं वो अलग अलग मोड ऑफ कन्वर्जेंसी को डिसाइड करेंगे। तो अब आप किस बेसिस पर सिमिलैरिटी दिखा रहे हो वो तुम्हें बताना है। ठीक है? चलो मैंने एक चीज आपसे पूछी। मान लीजिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं, सपोज मैं आपको किसी फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं। कल को क्या हुआ, कोई और टीचर आया जो बिल्कुल भी देखने में मेरे जैसा नहीं था, बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल, लेकिन उसका टीचिंग मेथड लगभग मेरे जैसा था। तो आप क्या बोलोगे कि सुधीर सर ये टीचर तो आपके जैसा है? हाँ या ना बोलो। समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब आप जो उसको मेरे जैसा बोल रहे हो ना, आप चेहरे का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हाइट का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हेल्थ का कंपैरिजन नहीं कर रहे, टीचिंग के मेथड का कंपैरिजन कर रहे हैं। यस और नो? Yes, ठीक sir. है? समझ में आया? समझिए बात को। दूसरा, मान लीजिए कोई आदमी आपने देखा है ना, और वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था मेरे जैसा, कतई बदसूरत, एकदम हड्डी मास्टर टाइप है, तो तुरंत तुम क्या बोलोगे? अरे सुधीर सर आपके जैसा है। इसका मतलब यहाँ पे आपने फिजिकल स्ट्रक्चर को
बेस बनाया है डिफरेंस डिफाइन करने के लिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. है ना? तो इसका मतलब मैं किसी आदमी के जैसा हूं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं उसके जैसा हूं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसके जैसा मुझे किस बेसिस पर बोल रहे हो। समझ में आया? आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। इसका मतलब जो मोड ऑफ कन्वर्जेंसी आप बता रहे हो मुझे बार बार, वो कोई नई चीज नहीं है, वो सिर्फ ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आप जो इन दो रैंडम वेरिएबल के बीच में सिमिलैरिटी बता रहे हो उसका बेस क्या है। तो कभी तो बेस होता है CDF, कभी बेस होता है प्रोबेबिलिटी, कभी बेस होता है आरथ मूवमेंट। तो नाम रख दिया अलग अलग, एक बार कह दिया कन्वर्जेंसी विद द लॉ, कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंसी विद द अर्थ मीन, सिमिलरली कन्वर्जेंसी विद ऑलमोस्ट श्योर। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि कन्वर्जेंसी जो अलग अलग है वो इसलिए अलग अलग है क्योंकि हमने मोड अलग अलग बनाए हुए। ठीक है बेटा, समझ में आया ना बच्चों? Yes. वेरी गुड। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कन्वर्जेंसी है कन्वर्जेंसी विद लॉ या विद डिस्ट्रीब्यूशन, विद डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? तो चलो शुरुआत करता हूं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस, और मैं नहीं चाहता कि पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन ना बने तो फिर पढ़ाने का बेनिफिट नहीं है। देखिए एक मेरा सवाल है आपसे, मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल्स की xn, n बिलोंग्स टू n और w बिलोंग्स टू s। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो xn w विद अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक बात है मेरे बच्चों, दुनिया का कोई भी रैंडम वेरिएबल हो उसका CDF जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये तो बात डन है ना? MXT तो एक बार को हो भी सकता है एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, लेकिन दुनिया का कोई भी रैंडम वेरिएबल हो उसका CDF कंफर्म एग्जिस्ट करेगा। डन Yes, sir. है ना? तो अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल की तो कंफर्म इसके कोरस्पॉन्डिंग एक मुझे सीक्वेंस जरूर मिलेगी। किसकी? किसकी? उसके CDF की। हाँ या ना? अब सीक्वेंस ऑफ CDF है तो अगेन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, दो डोमेन चलेंगे, एक तो नेचुरल नंबर और एक रियल नंबर। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी CDF हो उसका डोमेन रियल नंबर होता है। तो एवरी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल मस्ट हैज ए कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ CDF। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? Yes. अब ये जो सीक्वेंस ऑफ CDF है ये भी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो ये भी कन्वर्ट करेगी। मान लो ये कन्वर्ट करती है f ऑफ t को फॉर ऑल t बिलोंग्स टू सम सेट विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऑब्वियसली क्योंकि तीन डोमेन होंगे, है ना? तो तीन डोमेन कैसे हो गए? एक डोमेन ये हो गया, एक डोमेन ये हो गया और एक डोमेन वो कन्वर्जिंग बना। समझ गए? डन। अब मेरा एक सवाल है, ये जो फंक्शन बना जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है ft, ये सीक्वेंस किसकी है? CDF की सीक्वेंस है। ये जो फंक्शन बना ft जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है, क्या ये फंक्शन कंफर्म CDF होगा? क्या ये फंक्शन कंफर्म CDF होगा? हाँ या नहीं। नहीं होगा? अरे मेरे बच्चे, नहीं होगा पक्का? यस सर, कभी कभी CDF नहीं होता है उसका। अच्छा तो ऐसे बोलना बाबू, कभी कभी नहीं होता है। नहीं होगा में और कभी कभी नहीं होगा में दिक्कत है भाई। हाँ कोई बात नहीं, तू रखा है तेरे खाना का नहीं है बता दे बस। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुन, सुबह नाश्ता रख दिए, ध्यान रखे पापा आए हुए, ठीक है? हाँ जी बेटा, तो जो बच्चा बोल रहा था मैं नाम नहीं पढ़ पाया आपका बेटा, बाबू
कभी कभी सीडीएफ हो भी Yes, sir. सकता है और कभी कभी नहीं। मतलब फाइनली ये है कि ये एफटी सीडीएफ बने ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बन भी सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? बाकी सब बच्चे बाबू क्लियर है सबको? ओके। है ना? तो अब एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं। क्या लाइन लिख रहा हूं? इफ, गौर से बात देखना, इफ एफ डॉट इज सीडीएफ। अब ऑब्वियसली बात है, अगर एफ डॉट यानी कि ये वाला एफ ऑफ टी, अगर एफ डॉट सीडीएफ है तो भाई किसी का तो सीडीएफ होगा ना, हाँ या ना? तो किसी का तो सीडीएफ होगा ना, तो मैंने मान लिया इफ एफ डॉट इज सीडीएफ ऑफ एक्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ये एफ सीडीएफ है एफ ऑफ या सीडीएफ है एक्स का, तो कंफर्म वी कैन से दैट the sequence xn converges to x with the log या with the distribution. That's it. This is the definition of convergency with the log. तो अगर आपको कोई सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज करवानी है विद द लॉग टू x, तो उस रैंडम वेरिएबल की सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो सीडीएफ की सीक्वेंस बनेगी उसको कन्वर्ज करवाइए सीडीएफ ऑफ x से। अब कोई बात हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, फटाफट। अब चलो आगे। कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में हो जो आप पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। जी बेटा, सर, समझ में आ गया? अगर ये सर सीडीएफ पे अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा है तब क्या करें? मतलब आप कहना चाहते हो कि ये सीडीएफ नहीं है, ऐसा कहना Yes, चाहते sir. हो? यस सर। तो मेरे बच्चों, ये सीक्वेंस कन्वर्जेस विद द लॉ नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया की हर एक सीक्वेंस कन्वर्ज करे विद द लॉ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. राजीव था, Yes, राजीव, yes, अब sir. समझ में आया ना? ऐसा मैंडेटरी है क्या कि तेरे वाली तेरे को कन्वर्ज ही करेगी, पता लगा किसी और को कन्वर्ज कर रही है, तो मैं थोड़ी गारंटी दे दूंगा। बट इफ अगर वो सीडीएफ है तो फिर कंफर्म कन्वर्ज करेगा और उसी के रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ज करेगा। लेकिन गारंटी नहीं है कि उसका सीडीएफ होना मैंडेटरी नहीं है, तो नहीं होगा तो बोल दूंगा कि ये जो सीक्वेंस है सीडीएफ का, ये कन्वर्ज नहीं करता है। क्लियर भाई? चलो आगे। यस सर। अब ये जितना मैंने पढ़ाया, थोड़ा इसको साइड में रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं। एक बात मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे। आप बार बार मुझे ये कह रहे थे ना सीएलटी सीएलटी सीएलटी, चलो भाई सीएलटी का भी नंबर आएगा। तो मान लीजिए सपोज एक्स एन कन्वर्ट करता है एक्स को विद द लॉ, तो इसका क्या मतलब है वो आप मुझे बता चुके हैं। चलो फिर से बता देता हूं। इसका मतलब है दिस इज इफ एंड ओनली द सीक्वेंस एफ एन टी कन्वर्जेस टू एफ ऑफ टी, है ना? फॉर ऑल टी सच दैट एफ डॉट इज कॉन्टिन्यूअस। चलो कोई बात नहीं, ये तो सिंपल वाली बात है कि वो डोमेन छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे बच्चों? तो इसका मतलब आपको पता है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन टी बराबर होगा एफ ऑफ टी के। बोलो हाँ यार, डन है जी बात यहां पर? यस सर। है ना बाबू? चलो कोई बात नहीं। अब मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि बच्चों प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एन लाइज बिटवीन ए टू बी, कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या मतलब है? सुधीर सर, इसका मतलब तो मेरे हिसाब से है एफ एन बी माइनस एफ एन ए, है ना? वो होता ना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, लेकिन यहां लिखा है एक्स एन, तो एफ एन भी यहां ऐसे ही आएगा,
So can we say that this is equal to this one? Yes or no? Yes. Very good. Take limit both of the side. So take limit both of the side. Limit n tends to infinity. Probability that a is less than xn is less than equal to b. Now this is what? इस पे भी लिमिट लगेगी, इस पे भी लिमिट लगेगी. According to ऊपर वाला, this will become f of b minus f of a. बोलो हाँ या ना? This will become f of b minus f of a. ठीक? And also you can say that this is nothing but probability that x lies between a to b. तो गौर से समझिए, यहां लिखा है xn और यहां लिखा है x. समझ गए? यहां लिखा है fn, यहां लिखा है. Now this is the implication of convergency with the law. बेटा समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है बात? Yes. चलिए अब एक कमाल की बात दे रहा हूं. ये यहां तक सब समझ में आ गया? ठीक है. अब मेरा एक सवाल है. मान लो ये सीक्वेंस कन्वर्ट करती है x को विद द लॉ, तो इसका मतलब ये हुआ इसके CDF की सीक्वेंस इसके CDF को कन्वर्ट करेगी और वो है f ऑफ t. क्या ये जरूरी है कि ये जो x है, क्या ये जरूरी है कि ये जो x है वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो? यस और नो? क्या ये जरूरी है? No, sir. नहीं ना? Now if this x is normal random variable, then the CLT statement is valid. अब समझिए CLT क्या कहती है. CLT कहती है कि जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल के जैसा बन जाता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. इसका मतलब क्या है कि xn नॉर्मल को कन्वर्ट करेगा विद द डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहां तो नॉर्मल को कन्वर्ट कर नहीं रहा. तो अब आप CLT को अच्छे से समझिए. CLT हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती, वो तभी एप्लीकेबल होती है जब होनी होती है. मतलब यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है CLT. CLT इज सेटिस्फाइड इन द मैक्सिमम केसेस, बट देयर आर सो मेनी केसेस जिनमें CLT सेटिस्फाई नहीं होती. उसके दो बड़े कारण: कोई सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कन्वर्ट करे विद द लॉ, यही जरूरी नहीं है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, चलो अगर वो कन्वर्ट कर रही है विद द लॉ तो नॉर्मल को ही कन्वर्ट करे, ये जरूरी नहीं है. तीसरा, इन मैक्सिमम केसेस, इन मोस्ट जनरल केसेस, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस टू द नॉर्मल विद द लॉ, ये कहती है CLT. समझ में आया आपको लोगों को? सो बेसिकली कन्वर्जेंसी विद द लॉ इज नथिंग बट CLT. लेकिन तब जब ये जो x है ना, ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो. अगर ये नॉर्मल नहीं है तो CLT इज नॉट सेटिस्फाइड. बट मैक्सिमम केसेस में ये नॉर्मल होता है इन ए लिमिटिंग बिहेवियर, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है. अरे क्लियर हो रहा है कुछ दिमाग में? ओ मेरे बच्चों, अभी CLT पढ़ाऊंगा, बट CLT का थोड़ा इंप्लीकेशन आपको मैंने दे दिया. तो अगर कोई भी आपसे ये पूछे लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताइए xn का, तो सीधा बता देना है आपको लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx, जिसको भी कन्वर्ट करेगा x. नाउ दिस इज द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सीक्वेंस. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड. अब मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं, कुछ बातें डिस्कस करता हूं. डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है, ISS में ये चीजें डायरेक्ट आती हैं. जो नेट का और गेट का एग्जाम होता है वहां पे इतनी डायरेक्ट नहीं आती है. तो UGC का भी एग्जाम हुआ नहीं है, तो हम दोनों फॉर्मेट लेके चल रहे हैं. डायरेक्ट भी आ सकता है और थोड़ा मिक्स करके भी आ सकता है. सबसे पहला मेरा सवाल, और बहुत गजब का सवाल है, आराम से सुनिएगा. भाई मान लीजिए एक सीक्वेंस है xn, मतलब आप इसको क्वेश्चन मान लो, एक नोट मान लो, जैसे मर्जी मान लो, आपका दिल है.
एक सीक्वेंस है एक्शन जो कि कन्वर्ट करती है एक्स को विद द लाइन, सपोज। तो मैंने एक नई सीक्वेंस बनाई जो कि सीक्वेंस है ए एक्स एन प्लस बी, समझ गए? मतलब मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करके एक नई सीक्वेंस बनाई। आपको ये बताना है कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी ए एक्स प्लस बी विद द लॉ को, हाँ या ना? इज दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस विद द लॉ? सर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कर भी क्योंकि सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन आज के बाद आंसर है कंफर्म करेगा। पहला रूल, आज के बाद आंसर है कंफर्म करेगा। रिजवाना ठीक है बेटा? हाँ जी, चलो आगे। सेकंड पॉइंट, भाई कोई डाउट है किसी को? एक तो तुम डाउट वाउट नहीं पूछते हो, पता नहीं कहाँ। आज तो प्रज्ञा भी नहीं पूछ रही है डाउट। सुधीर सर मेरा हो गया बेटा, आपके स्टूडेंटों ने पूछना बंद कर दिया क्या? या उनको लग गया मैडम आपसे ना हो पाएगा, रहने दो। मजाक कर रहा हूँ बेटा। थोड़े डाउट आउट पूछ लेते हो, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो और हमारी मेहनत वसूल हो रही है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, गजब का पॉइंट है एकदम, कि मान लो एक्शन है कन्वर्ट करता है एक्स को विद द लॉ, और वाई एन है कन्वर्ट करता है वाई को विद द लॉ। सपोज दो सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल की, एक एक्स को कन्वर्ट करती है विद द लॉ, एक वाई को कन्वर्ट करती है विद द लॉ। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एक्स एन प्लस वाई एन अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो वो कन्फर्म कन्वर्ट करेगी एक्स प्लस वाई को विद द लॉ? इज इट मैंडेटरी और नॉट? हाँ जी बेटा, समझ में आ रही है ये बात आपको? समझ में आ रही है ये बात आपको? यस सर, कन्वर्ट भाई ये सवाल है मेरा, इज इट ट्रू यस और सर, नॉट? हाँ जी, ट्रू ट्रू। ट्रू है बाबू, और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू नहीं है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कैसे होगा? कंफ्यूजन नहीं होना है बाबू, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर करेंगे। आप थोड़ा समझिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा समझिए, है ना? एग्जाम्पल ले नहीं सकता, समझिए ना? वो गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल लेते ही मेरे को डंडा पड़ जाएगा आज, तो इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ चीजें। इसलिए देखो मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया आज, समझिए। और दूसरे लोग रिकॉर्डिंग बंद करके ले लेना। नहीं, वो तो यही बैठे हैं बराबर वाले रूम में, दिक्कत हो जाएगी मेरे को आज। वो बता देंगे मेरे को, वो बोलेगा अच्छा हमने तेरे को ये सिखाया क्या, ये तू गंदी बातें करता रहता क्लास में। तो इसलिए मैं चुपचाप पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम ज्यादा छेड़ो मत मेरे को आज, कल करेंगे इस बारे में बात। ओके मेरे बच्चों, बाप से सब डरते हैं भाई, जो मर्जी हो जाए। चलिए ओके, कम टू द पॉइंट। तो रिजाना बेटा ये जो मैंने लिखा, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये सर ये तो ट्रू है यार, क्योंकि हमने रियल एनालिसिस में ये पढ़ा है। तो बाबू तुमने रियल में पढ़ा है, ये रियल नहीं चल रहा ना, ये मोड ऑफ कन्वर्जेंसी चल रहा है। एक बात बताइए, याद है तुम्हें एक दिन मैंने एक बात तुमसे बोली थी, पॉइजन का सम पॉइजन के साथ करोगे तो पॉइजन बनेगा, जिस दिन तुम एक्सपोनेंशियल का सम एक्सपोनेंशियल के साथ करोगे एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगा। याद है? यस सर। वही चीज लिखी है, वही चीज लिखी है, एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बने जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो समझिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, समझिए, सब चीज वही लिखी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, सिमिलरली और बहुत सारी बातें, 3-4 बातें और करता हूं। अब आपने कई बातें देखी होंगी, डिफरेंस करते हैं आप कभी, तो यहाँ डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। मल्टीपल करते हैं, यहाँ मल्टीपल आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। चारों डन कर दूं? डन कर दूं यहाँ पर? चलिए, लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल है, और तुम्हें एग्जाम में ध्यान देना है मेरे दूसरे सवाल पे। शायद हो सकता है मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने तुम्हारे असाइनमेंट में ये वाला सवाल डाला है या नहीं,
अदरवाइज मैं डालता हूँ इस सवाल को असाइनमेंट में, मैं डालता हूँ, बट मुझे आइडिया नहीं है इतना, क्योंकि तुम्हारा असाइनमेंट मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है, लेकिन अच्छा बनाया, उतना बुरा नहीं होगा। कैसा लग रहा है वैसे असाइनमेंट, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है कि बेकार सा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, मतलब सोचना पड़ रहा है करने में। ऑब्वियसली बात है बेटा, एग्जाम में सोचोगे नहीं तो फिर करोगे क्या, मतलब समझे हो ना? है, चलिए चलिए यार। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब ये कर दिया सी, और सी इज कांस्टेंट, मतलब मैं कह रहा हूं कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करता है विद द लॉ, वाई एन जो है वो कन्वर्ट करता है बट किसी कांस्टेंट को विद द लॉ, तो क्या अब ये चीज वैलिड रहेगी? एक्स प्लस सी माइनस सी डॉट सी डिवाइडेड बाई सी, हाँ या ना? अब सबसे पहले तो कोई अच्छा बच्चा ये सवाल पूछेगा, सुधीर सर ये जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, अभी आप क्या बता रहे थे कि अगर फंक्शंस की सीक्वेंस है तो वो फंक्शन को ही कन्वर्ट करेगी, मैट्रिक्स की सीक्वेंस है तो वो मैट्रिक्स को ही कन्वर्ट करेगी, तो रैंडम वेरिएबल की सीक्वेंस भी तो रैंडम वेरिएबल को ही कन्वर्ट करेगी, या अपने कांस्टेंट को कैसे कन्वर्ट करा दिया? सवाल दिमाग में जाएगा, जाना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे ये आपको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट है नहीं, ये है डीजनरेट रैंडम वेरिएबल। तो क्या कोई सीक्वेंस डीजनरेट रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो अब नेचर ये बनी कि अगर एक सीक्वेंस करती है किसी रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट और दूसरी करती है डीजनरेट रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट, तो ये सारे रूल सेटिस्फाई हैं जो अब तक नहीं थे। चेक करो ना को। जी बेटा, समझ में आया? भाई क्लियर है, आगे चलो। ठीक। चलिए चलिए, अब लिखो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी। कन्वर्जेंसी विद प्रोबेबिलिटी, है ना भाई? तो वो ये कह रहा है कि अगर एक्सएल कन्वर्ट करती है एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी, समझ गए? अब जो नेचर है ना बच्चे डिफरेंस को डिफाइन करने की, अब वो मैंने चेंज कर दी। अब मैं डिफरेंस को मेजर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी। एक बात बताओ, अगर मान लो मैं आपसे कभी ये कह दूं कि प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज 1, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि सर x और y फिर बराबर ही है, हाँ या ना? समझ गए? समझ गए? या फिर ऐसे कह दूं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, यस और नो? क्या बोलोगे सुधीर सर? फिर तो x और y के बीच में डिफरेंस ना के बराबर है, क्योंकि अगर आप एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया 0.0000001, तो उनके बीच का डिफरेंस अगर और कम है और इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ये क्या कह रहे हो कि सर ये दोनों सेम ही लिखे हैं, हाँ या ना? लेकिन इस बार बेसिस कौन है? सीडीएफ नहीं है, इस बार बेसिस है प्रोबेबिलिटी। Yes. समझ में आया बच्चे? समझ में आया बच्चे? Yes. है ना? ये देखिए थोड़ा बात समझिए, है ना? बात समझिए। अब डिफरेंस में बात होती है, मैं कई बार एग्जाम्पल लेता हूं कि भाई आपको कभी ऐसा, आराम से लेते हैं एग्जाम्पल, कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी आपसे बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर, है ना? तो तुम्हें ये महसूस होता है कि वो तुम्हारे पास ही बैठा है, कुछ कुछ भी तो ये महसूस होता है वो तुम्हारे अंदर ही है। समझ रहे हैं? एक केस। दूसरा, कभी तुम्हें ये महसूस होता है कि एक आदमी तुम्हारे फिजिकली तुम्हारे बिल्कुल बराबर में बैठा है, पर तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरे बराबर में कोई नहीं बैठा, ये जो बैठा है ये बहुत दूर है। लगता है ऐसा कभी? Yes, sir. हेलो? Agree. सबको Yes, लगता sir. होगा, सबको लगता होगा, लगना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये तो जानवरों को भी लगता है। इसका मतलब आपकी और उसके बीच की डिस्टेंस कम है या ज्यादा, वो इस बात पे डिपेंड करता है तुम डिस्टेंस मेजर कैसे कर रहे हो। समझ गए?
ये मैथमेटिक्स है, मतलब सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप सब्जेक्ट को प्यार करोगे तो सब्जेक्ट तुम्हें प्यार करेगा। आ जाओ भाई, बता रहे हैं हम क्या है, तो हो गया ये समझिए। तो आज हमने डिस्टेंस को डिफाइन करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया, और वो है कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, अगर एक्शन कन्वर्ट करेगा एक्स को, तो आप बोलेंगे सुधीर सर, फिर तो फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, limit n tends to infinity, probability that x n minus x is less than epsilon is equal to 1। आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, limit n tends to infinity, probability that x n minus x is greater than epsilon, greater than equal to epsilon is equal to 0। That's it। इसका मतलब क्या हुआ, गौर से समझिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ होता जा रहा है, इनके बीच का डिफरेंस वेरी क्लोज टू 0 होता जा रहा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सर्टेन इवेंट है, लेकिन ये हाईली चांसेस है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने कंसीडर किए होंगे। दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस बिकम वेरी क्लोज टू 0। तो क्या हुआ, अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, सुधीर सर इसके और इसके बीच का डिफरेंस बहुत कम है, मतलब इसके और इसके डिफरेंस के बहुत कम होने के चांसेस मैक्सिमम है। कितने हैं, 1 है भाई, 100% चांसेस है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन आई कोई भी ले सकते हो, लिखा है फॉर ऑल एप्सिलॉन, तो मैंने ले लिया 0.00000001, और आप कह रहे हो इनके बीच का डिफरेंस 0.00001 से भी कम होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो भाई फिर तो ये दोनों हो गए ना, ऐसे समझो, हो गए, क्लियर हुआ बात, दिमाग में गई आपके। यस सर। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है जो इकोनोमेट्रिक्स में बहुत काम आएगा आपके। शायद आपने नाम सुना होगा जिसका नाम होता है प्लिम, xn इज इक्वल टू x। नाम सुना है कभी प्लिम, xn इज इक्वल टू x? हाँ या ना? यस। जी सर। तो बाबू प्लिम का मतलब यही होता है, देखिए दो चीजों से बना है ये, लिमिट विद प्रोबेबिलिटी। ये जो p है पहले वाला, ये कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी है, और जो लिमिट है वो ये है, दोनों को मिला के बना दिया प्लिम। तो कहीं प्लिम एक्शन अगर x के बराबर दिखाई दे तो समझ लेना वो कहना चाहता है कि एक्शन कन्वर्ज करता है x को विद द प्रोबेबिलिटी। सो p फॉर प्लिम, कन्वर्जेंसी का लिमिट प्लिम कर दिया, डन। ओके। ठीक है बाबू। अब कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अभी बताऊंगा, लेकिन नथिंग बट मतलब थोड़ा समझा दिया आपको, ठीक है बेटा। चलो आगे। यस अब जी बेटा, जी बाबू। सर ये कन्वर्ज करेगा 1 को या इक्वल टू होगा 1 के? ओहो भाई साहब, तुम तो ले लेते हो यार मेरी, ऐसा क्यों तुम मेरे ऊपर जुल्म करते हो भाई? कल बताया था, या तो तुम क्लास में नहीं रहते हो बिल्कुल भी। कल तुम्हें बताया था बाबू दिस इज ए मैटर ऑफ राइटिंग। अगर आप ऐसे लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू a, तो लिखने का तरीका ये है, या फिर आप ऐसे लिखो xn अप्रोचिंग टू a एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn अप्रोचिंग टू a, क्योंकि लिमिट अपने आप में अप्रोचिंग होती है, तो इसको डबल अप्रोचिंग नहीं कर सकते, समझिए। या तो आप ऐसे लिखिए, अगर आपने लिमिट लगा दी तो लिमिट अपने आप में अप्रोचिंग होती है, और अगर अप्रोचिंग लिखने का शौक है ऐसे लिखिए। अब बोल क्या आएगा, कौन था? जी सर अभी आया। ऐसा बुरा क्योंकि बुरा नहीं जनरली प्रोबेबिलिटी में हम लोग ने वो कन्वर्जेंसी क्या बोलते हैं वो सिंबल यूज किया था, तो नहीं, वही दिमाग में रह गया। नहीं, अब क्लियर हो गया ना? जी सर जी। हाँ बेटा, और ऐसा मेरे से तुम कुछ भी पूछ लिया करो, मैं बस मेरी आदत है मजाक करने की, अदरवाइज मैं मतलब थोड़ा होता ना, ऐसा लगता है यार ये पूछ लिया
तो फिर मैं थोड़ा उस पे वो हो जाता हूँ, ताकि अगली बार तुम गलती करने से पहले ना 5 बार सोचो कि तुम्हारी मजाक भी बन सकती है। और ये मैंने कल ही बनाया है। कोई क्लास में बच्चा जो कह दे हाँ सुधीर सर कल बताए थे आपने ये बात? नहीं है क्या यस बात? सर, यस सर। हाँ सर थैंक यू, बताया। थैंक यू मेरे राजीव प्रज्ञा बेटा, थैंक यू है। कल बताया था मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा क्या गलती कर सकता है। भाई एक्सपीरियंस टीचर का यही मतलब हुआ ना। फिर मुझे पता है कि तुम क्या गलती कर सकते हो या तुम क्या सवाल पूछोगे, तो मैं पूछने से पहले ही कोशिश करता हूँ कि मैं ही बता दूं, क्योंकि ये तुम पूछोगे जरूर या तुम इसमें फंसोगे जरूर, तो पहले ही बता देता हूँ। जब फंसना ही है तुम्हें, तो ये मैंने कल बेटा बता दिया था कि क्यों हम ऐसा लिखते हैं, मतलब यही होता है, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि लिमिट अपने आप में अप्रोचिंग होती है। चलो आगे चलिए, एक चीज आपको और बताता हूं आज। जो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अच्छी चीज है। एक और एप्लीकेशन ले लीजिए, हालांकि कभी आगे चल के उस पर काम करेंगे हम। तो एक तो वीक क्लास लार्ज नंबर हो गया जो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। एक कभी आपने कंसिस्टेंसी सुनी है किसी एस्टिमेटर की? कंसिस्टेंसी कि कोई एस्टिमेटर है कंसिस्टेंट है थीटा का, कभी सुना है नाम? यस सर। यस सर। और पता है आपने कंसिस्टेंसी कैसे डिफाइन करी होगी? बाई गॉड ऐसे डिफाइन करी होगी। और प्लीज मत कहना कि सुधीर सर ऐसे ही करी है। अरे करी तो ऐसे ही है, मुझे तो पता है। चलो ऐसे करिए ना कि ए एस्टिमेटर टीएन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आया ना बोलो? हाँ सर। बोलो भाई। यस सर, यस सर। ऐसे ही पढ़ा है ना, कुछ और तो नहीं पढ़ लिया ना? नहीं नहीं। चलो तो फिर सर लिमिट से भी एक नोटेशन होता है ना कंसिस्टेंसी का, कौन तो सा जैसे लिमिट? आपने हेलो। लिमिट से कंसिस्टेंसी का लिमिट से भी रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे आपने वो मॉड करके की थी ना। यस यस, इसीलिए इसको काट दिया। ये होता ही नहीं है। होता क्या है समझाता हूं। अगर टीएन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, इसका मतलब है टीएन की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है थीटा को विद द प्रोबेबिलिटी। एक तो ये मतलब है, और दूसरा मतलब जो रिजवाना कह रही है वो ये है। शायद रिजवाना बेटा आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ यार, सर, हाँ सर की। ठीक है। तो बाबू मेरे बच्चे, ये भी होता नहीं है, ये ही होता है। ये नहीं होता है जो तुम पढ़ के आए हो, ये नहीं होता है। और मैं समझ गया ना, अगर बोल दिया ना ये नहीं होता है तो नहीं होता है। जो मर्जी किताब लिखती हो, जो मर्जी कुछ लिखता हो, कोई मतलब नहीं है उससे। सुधीर सर। सर हाँ बेटा, हाँ फर्क है। यस। इसको सफिशिएंट कंडीशन ऐसे करके लिखा था बुक में। कुछ नहीं लिखना है, ये सब बकवास लिखी है उन्होंने। जिस दिन इन्फ्रेंस पढ़ाऊंगा उस दिन क्लियर कर दूंगा, आज नहीं क्लियर करूंगा, क्योंकि इन्फ्रेंस का काम है ये। बस इतना समझा दिया कि आपके इन्फ्रेंस में जो कंसिस्टेंसी है, दिस इज नथिंग बट कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी। तो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी की दो एप्लीकेशन है, वीक ऑफ लार्ज नंबर और कंसिस्टेंसी। उसमें आपके दिमाग में ये डाल दिया कि ये जो तुम पढ़ के आए ना, ये नहीं है। अब ये वाकई में नेसेसरी है, सफिशिएंट है, क्या है, वो हम वहां पे देखेंगे। तो प्रज्ञा ने कोई बात गलत नहीं बोली। इवन प्रज्ञा ने मेरी बात को सपोर्ट ही किया है कि अगर ये सिर्फ नेसेसरी है या सिर्फ सफिशिएंट है, तो फिर तो बाबू ये कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि फिर तो ये एक कंडीशन है जो कि या तो नेसेसरी है या तो सफिशिएंट है। तो ये तो फिर डेफिनेशन नहीं हुई ना कंसिस्टेंसी की। लेकिन पढ़ते हुए तो आज तक हम यही आए हैं ना, क्योंकि ये हमें पढ़ाया गया है, इसलिए पढ़ते आए हैं। आज मैंने कुछ बता दिया, आज के बाद नहीं पढ़ोगे आप, आज के बाद वो पढ़ोगे जो सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, तो फर्क होता है ऐसा। तो प्रज्ञा ने कोई बात गलत नहीं बोली है, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जैक्ट सही क्या है वो हम इन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे। फिर आप यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया कि भाई कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी इज नॉट ए नॉर्मल कॉन्सेप्ट, दिस इज समथिंग स्पेशल इन स्टैटिस्टिक्स। तो वीक ऑफ लार्ज नंबर इसी से चलेगा, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, और कंसिस्टेंसी भी इसी से चलेगी, मैं कभी आगे चल के पढ़ाऊंगा। यहां से आगे चलूं बेटा? डर हो गया यहाँ तक? बाबू चलूं आगे? चलिए, हाँ कोई बात नहीं, आराम से। कोई कुछ पूछना है किसी को? किसी को पूछना है कुछ? जो एक बच्चा था अनिकेत शायद था, बाबू आपका डाउट क्लियर हो गया? जी सर जी। देखो, जो जो बच्चा मेरे से सवाल पूछता रहेगा, मेरी उसमें आता रहेगा, उसके मैं नाम
जानता रहूंगा, मैं नाम लेता रहूंगा। जो बच्चे कुछ नहीं पूछ रहे हैं वो समझ गए, क्लास में आप बैठ के पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको मैं ना जानता ना जानूंगा कभी, तो ये मेरी आदत होती है। जो बच्चा सवाल पूछता रहेगा हो सकता है मैं उसका नाम भी लेता रहूं बार बार कि हाँ बेटा चल तू बता, क्योंकि वो एक्टिव है क्लास के अंदर। बाकी पढ़ आप सब रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा कोशिश किया करें, कोई आपका डाउट हो तो पूछ लिया करें। चलिए आगे चलता हूं। अब छोटा सा एक टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसी पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंसी विद प्रोबेबिलिटी। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत, जैसे, लेकिन याद रखना भाई, और पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, कोई रूल एक टाइप की कन्वर्जेंसी में है और दूसरे टाइप की कन्वर्जेंसी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? ले लो क्या एग्जाम्पल, बोलो हाँ या ना। यस देखो बाबू ऐसा है, वैसे तो तुम खैर सब मेरे से छोटे ही हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, पर मेरे को इतना बड़ा भी मत मान लिया करो, मैं दिल से थोड़ा छोटा ही, 21 साल का ही हूं मैं दिल से, तो उम्र वैसे 40 साल के आसपास है, बट दिल से मैं 21 का ही हूं, है ना। अगर आप दूर रहते हैं, समझ गए ना भाई, अगर आप दूर रहते हैं तो प्लीज झगड़ा ना करिएगा, और अगर आप पास रहते हैं, मतलब रोज मिलते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, रोज मिलते हैं, तो झगड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूर रहने वाले लोगों के झगड़े अगर एक बार हो जाते हैं सुलझते नहीं है वो, और अगर पास रहते हैं तो कुछ ना कुछ बात होके सुलझ जाते हैं रोज। आर यू एग्री विद मी और नो, या फिर सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, कैसा बोलोगे? यस सर। किसी सर, बच्चे ने agree. है, कौन बोला? कुछ कुछ किसने बोला? किसने? नहीं एग्री सर ठीक है। एग्री ना बाबू, मतलब मेरी बात से डिसएग्री का सवाल ही नहीं उठता, बस मेरा सिर्फ कंसर्न ये रहता है कि तुम्हारे दिमाग में हिट हुई ना मेरी बात जो मैं कह रहा था, बस इतना है। डिसएग्री तो तुम सारे जीवन नहीं कर सकते, मेरे से भी डिसएग्री करोगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके दिमाग में गया कि नहीं, इसका मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक कहीं अगर वैलिड है, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ वैलिड हो, कहीं जरूरी नहीं है, समझ गए? तो हर जगह का नेचर अलग होता है, हर जगह का नेचर डिफरेंट होता है। तो अभी जो कुछ मैंने आपको इसमें बताया कन्वर्जेंसी विद सीडीएफ में, सेम चीज मैं यहां बताऊंगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहां जो बताऊंगा ये वहां बताया होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि है तो कन्वर्जेंसी ना, बट बाबू कन्वर्जेंसी का मोड डिफरेंट है, मोड मतलब नेचर डिफरेंट है, तो उसी हिसाब के अकॉर्डिंग बात चलेगी, डर बात है। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अगर एक्स कन्वर्ट करता है एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, तो कन्फर्म एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्ट करेगा जीरो को विद द प्रोबेबिलिटी, एंड दिस जीरो is not the zero number, actually this is zero number, but this is treated as a degenerate random variable generated at zero। पहला पॉइंट कर लोगे, समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, अगर एक्स एन कन्वर्ट करता है एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी, तो कंफर्म द डिफरेंस बिटवीन सम टर्म्स of the sequence converges to zero with probability as n or m tends to infinity। एक गजब का चीज है ये, समझ में आ रहा है कुछ आपको? समझ में आ रहा है कुछ आपको? हाँ या ना बोलो? यस सर। चलिए ले लेता हूँ एग्जाम्पल धीरे से। हाँ, देखो दो तीन बातें होती है, कभी तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक तरफा प्यार टाइप की बातें है ना, लड़की बिल्कुल रिजिड है और लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये बिल्कुल फिक्स है, ये जो डिस्टेंस जो कम हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, बेचारा बहुत एफर्ट लगा रहा है, तो एक दिन बात हो जाती है कि भाई हम प्यार में हैं, एक बात। दूसरी, लड़का रिजिड है, लड़कियां भी एफर्ट लगा सकती होंगी, आइडिया नहीं है, मतलब आइडिया नहीं है उतना कि ऐसा हो सकता होगा, मतलब आइडिया नहीं है। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को एफर्ट लगा रहे हैं, तो जो कन्वर्जेंसी है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और हो समझिए।
आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। पिछले वाले में ऐसा नहीं बताया था मैंने आपको, इसी में बताया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? और कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। है ये कौन हंस रहा है, छपरक हंस रही है नहीं मतलब सॉरी इसलिए बोल देते हैं, वो कोई ऑफेंड ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, एक चाटा मारो गाल पे बोल दो सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। चलिए ओके ओके मेरे बच्चे, भाई चलो आगे, याद रख लोगे इसको हाँ या ना बोलो, यस सर, यस। है ना? Yes, चलो sir. ठीक है, ओके कम टू द पॉइंट। तो मेरे बच्चों अगला पॉइंट आप थोड़ा लेके चल रहे, थर्ड पॉइंट। अगर एक्सएन कन्वर्ट करता है एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी, तो कंफर्म ए एक्सएन प्लस बी, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, क्या कन्वर्ट करेगा ए एक्स प्लस बी को? और आंसर है यस। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं फटाफट बता देता हूं इसको। चलिए नाउ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है मेरे बच्चों, अगर एक्सएन कन्वर्ट करता है एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी और वाई एन कन्वर्ट करता है वाई को विद द प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी? तो कंफर्म एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्ट करेगा एक्स प्लस वाई को विद द प्रोबेबिलिटी। माइनस तो यहां माइनस, यहां डॉट तो यहां डॉट, यहां डिवाइड तो यहां डिवाइड। और डिवाइड में एक रूल होता है बच्चों, किसी भी चीज से अगर आप डिवाइड करेंगे आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो जीरो नहीं हो सकती। समझ गए ना? किसी भी चीज से आप डिवाइड करोगे तो ये लिखना पड़ेगा कि जीरो नहीं हो सकती। तो फोर्थ वाले केस में मैं लिखूंगा कि वाई भी जीरो नहीं होगा और वाई एन भी जीरो नहीं होगा। तो क्या ये रूल कन्वर्जेंसी विद द लॉ में वैलिड थे? नहीं। यहां वैलिड है? हाँ। रीजन? बहुत सारे रीजन है, बात करता हूं, चेक करो फटाफट। सर इसका रीजन एक बार दे दीजिए, प्रोबेबिलिटी वाला जो फोर्थ वाला इनके तो प्रूफ है, मतलब ऐसे ओके एज सच रीजन में कोई वैसे ही एग्जांपल आपको भिड़ा के दे सकता हूं, बट अदरवाइज इनके प्रूफ है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। समझ गए ना? प्रूफ है इनके प्रॉपर। ओके। समझ गए? मतलब थोड़ा आप बात समझिए, पहले क्या होता था, पहले जो पेपर वन था आपका, जैसे आईएएस का पेपर वन था, ये पेपर में सब्जेक्टिव आया करते थे। तो हम तो तब से पढ़ाते हैं जब से सब्जेक्टिव ये आते थे उस जमाने में। तो वहां पे इनका प्रूफ पूछते थे, तो हम इनका प्रूफ करवाते थे क्योंकि प्रूफ से मतलब था। अब इनका प्रूफ नहीं पूछते, अब पूछते डायरेक्ट रिजल्ट। तो डायरेक्ट रिजल्ट मतलब आप समझ गए? देखो एक चीज आपको समझाता हूं, शायद आपने कभी सुनी होगी। इन रियल एनालिसिस अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोची होगी, बट कोची है तो वो कन्वर्जेंट होगी। ये बात हाँ समझते हो? सर, डन, ठीक है। हाँ सर। अब इसी सीक्वेंस को अगर हम मीट्रिक स्पेस में ले जाएं, मतलब एक होता है रियल स्पेस, एक होता है मीट्रिक स्पेस। तो रियल स्पेस मीट्रिक स्पेस का पर्टिकुलर केस होता है। अगर हम इसी चीज को मीट्रिक स्पेस में ले जाएं, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोची होगी, बट कोची है तो कन्वर्जेंट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए? तो आपने अगर रट रखी है कोई चीज तो आप तो बोलोगे ना सर मैंने तो पढ़ा है कन्वर्जेंट है तो कोची, कोची है तो कन्वर्जेंट। अरे तो बाबू स्पेस भी तो चेंज हो गया, वहां रियल स्पेस था, यहाँ मीट्रिक स्पेस है, तो नेचर चेंज हो गई। तो ऐसे यहां सब कुछ चेंज हो गया। भाई मान लो यहाँ पे मेरा वजन है 60 किलो, 60 केजी, और मैं चांद पे चला गया, चांद पे मेरा वजन आया 3 केजी सपोज। तो इसका मतलब क्या है? मैं चांद पे जाते जाते कमजोर हो गया क्या? नहीं सुधीर सर, वो अलग स्पेस है, ये अलग स्पेस है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं है, आप गलत स्पेस पे हो आप गलत स्पेस पे हो, वेट आपका ज्यादा नहीं है, आप चिंता ना किया करें चलिए मजाक कर रहा था। तो बाबू जब स्पेस चेंज होते हैं तो नेचर चेंज हो जाती है, आप समझिए, है ना? स्पेस चेंज होते हैं तो नेचर चेंज हो जाती है। अब उसमें मैं जस्टिफाई कैसे करता फिरूंगा? बस एक बार बता दिया कि इस स्पेस में ये नेचर, इस स्पेस में ये नेचर, भाई याद रखो। और जिस दिन पेपर ऐसा पढ़ाऊंगा जहां प्रूफ आएंगे वहां पे इन चीजों को प्रूफ करके दिखा दूंगा। खत्म बात। क्लियर? ओके सर, ओके। वेरी गुड। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट रूल इसका,
वो सुन लीजिए, बहुत जगह काम आएगा, थोड़ा समझाता हूं आपको। अगर एक्शन एक सीक्वेंस है, कन्वर्ट करती है एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कन्वर्ट करती होगी, मैंने करा दी। एंड जी डॉट बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जी डॉट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू सम मैथमेटिक्स, क्या सम मैथमेटिक्स, जी ऑफ एक्स एन कंफर्म कन्वर्ट करेगा जी ऑफ एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी। दैट्स इट, समझिए। इफ एक्शन इज a sequence converges to x, g dot is a continuous function, then this is converges to this with the probability confirmed. क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए कितना जबरदस्त है। आज समझाता हूं आपको, इसीलिए मैंने कभी एक बार आपको बोला होगा, बाबू इन्फ्रेंस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि पूरे इन्फ्रेंस में टोटल मैथमेटिक्स भरा पड़ा है, जबरदस्त वाला। अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं तो थ्योरेटिकल पढ़ा के निकल जाओ, पूरा मैथमेटिक्स भरा पड़ा है। बस आपको पता होना चाहिए कि कहां क्या काम करना है। देखिए, आपने शायद कभी पढ़ा होगा ऐसे, अगर टीएन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, समझ गए, तो टीएन स्क्वायर कंफर्म कंसिस्टेंट होगा थीटा स्क्वायर। यस और नो? अनबायस में ये चीज नहीं होती। यस यार यस सर। मैंने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, मैंने बोल दिया है हटाओ इसको, मारो गोली। अगर टीएन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, आप कोई भी जी डॉट फंक्शन ले लीजिए विच इज कॉन्टिन्यूअस, तो कंफर्म जी ऑफ टीएन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा जी ऑफ थीटा का। और समझ गए होंगे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये है तो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी, और जी डॉट अगर कंटिन्यूअस है तो बाय द कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी, फिर ये भी होगा। तो इसीलिए अगर एग्जाम में कोई ये पूछे आपसे कि भाई टी एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, तो बताओ लोग साइन टी एन क्या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा लोग साइन थीटा का? तुम्हें 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए। समझ में आया? इसका ना तुमसे मीन निकलेगा ना तुमसे वेरिएंस निकलेगा, लेकिन गुरु मंत्र दे रखा है, अगर टीएन कंसिस्टेंट है थीटा का, लोग साइन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, क्यों? क्योंकि साइन कंटिन्यूअस होता है, लोग कंटिन्यूअस होता है, a composition of two continuous function is continuous, that's why this must be continuous, और if this is continuous then this is consistent estimate of this one। ये लीजिए 1 सेकंड में जवाब। इससे टफ दुनिया में नहीं बनते क्वेश्चन, लेकिन जवाब 1 सेकंड में मिल गया आपको। क्यों मिल गया? क्योंकि नॉलेज थी आपके पास, आपको पता था कि कैसे ये चीजें काम करती है। सेम कॉन्सेप्ट में एमएलई में भी लगाता हूं, सेम कॉन्सेप्ट में मैं मैथमेटिक्स जो मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेशन है उसमें भी लगाता हूं, क्योंकि है ये सब चीजें, लेकिन पता है आपको या नहीं, बस ये देखना है। चलो आगे मेरे बच्चों। यस सर। ओ मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों पे हमने काफी बातें कर ली, जो आप कर रहे थे वो हमने कर ली। एक छोटा सा रूल है जो आगे चल के बहुत काम आने वाला है, एक बार आप लिख लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए। क्या है? अगर एक्शन एक सीक्वेंस है, कन्वर्ट करती है एक्स को विद द लार्ज, और एक वाईएन सीक्वेंस है, कन्वर्ट करती है सी को विद द प्रोबेबिलिटी। सी इज व्हाट? कांस्टेंट, बट एक्चुअली दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज अ डीजनरेट रैंडम वेरिएबल जनरेटेड एट सी, फुलाना टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं। तो कंफर्म एक्शन अपॉन वाई एन अगर कर दूं तो ये कंफर्म कन्वर्ट करेगी एक्स बाई सी को, बट विद द लॉ। तो पूछ सकता है ना कि ये विद द लॉ कन्वर्ट करेगी या विद द प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट करेगी, या किसको कन्वर्ट करेगी? तो इसको कन्वर्ट करेगी विद द लॉ। सी 0 नहीं होना चाहिए और वाई एन 0 नहीं होना चाहिए। चेक करो डाउट। चलो आगे।
एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। हेलो बाबू, बाबू फेस टाइम का टाइम नहीं है, मैं क्लास ले रहा हूँ। दीपक का मैसेज था, मुझे आपको कॉल करो। हाँ बात करा था ना, मैं क्लास के बीच में हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है बाबू, चलो। हाँ जी बेटा। बाबू ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इसका मैं यूज करूंगा जबरदस्त तरीके से आगे चल के कहीं भी टॉपिक में। जनरली सीएलटी में यूज होगा, जनरली कंसिस्टेंसी में यूज होगा, जनरली व्हीकल ऑफ लार्ज नंबर में भी यूज होगा, और एमएलए में भी यूज होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना कि सर ने क्या बोला है और क्यों बोला। चलो आगे। वेरी गुड। चलिए थर्ड लिखो, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंसी। ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंसी, ठीक है बाबू। देखिए आज एक चीज बताता हूं आपको बहुत आराम से, है ना। देखो, एक तो ना, जैसे मान लो हम कोई रूल, ये चीज आप पढ़िए, कभी नाम सुना है? ऑलमोस्ट श्योर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, नाम सुना है कभी? Yes, चलो तो कौन बच्चा मतलब बताएगा इसका, वैसे कि क्या मतलब हो सकता है इस चीज का? वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब नॉर्मली भाई क्या जानते हैं, क्या कहते हैं ऑलमोस्ट श्योरली, ऑलमोस्ट कन्वर्जेंसी। जी बेटा। ऐसे ना करो यार। सर हाँ राजीव, वेरी गुड। दिन अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो यक्स के जो भी यक्स और जो जिस पे कन्वर्ज कर रहा है, एक्शन जिस पे कन्वर्ज कर रहा है यक्स पे, दोनों का जो डोमेन रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, और जिस जो डोमेन में सम्मिलित नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ऐसा बताओ, जो जैसे मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो थोड़ा मेरी समझ में आ जाए। ऐसा थोड़ा बताओ। वो कौन मतलब सा होता है, लेमन लैंग्वेज होती है, लीमन लैंग्वेज होती है, कौन सी होती है? भाई ऐसे बताओ ज, जो समझ में आ जाए। जी बेटा। जहां पर दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी 0 होना चाहिए, जिस नहीं, जिस डोमेन। नहीं और कुछ बताओ, ये तो ये मजा गया। अजीब तुझे लग रहा है मजा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ओके, कोई और बच्चा? रिजवाना, प्रज्ञा, बेटा कुछ ट्राई करोगे बाबू, कुछ ट्राई करोगे? दोनों चले गए क्या क्लास से? नहीं पता। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा समझाता हूँ। आपको पता है मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा डिफरेंस है। मैथमेटिक्स में अगर कोई मैं बात कहता हूं या कहना चाहता हूं तो उसका दुनिया में कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अगर एक भी, करोड़ों में एक भी काउंटर एग्जाम्पल हो गया उस बात का, तो मैथमेटिक्स में वो बात कभी नहीं कही जा सकती, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि एक काउंटर एग्जाम्पल तो छोड़ो, अगर 3% काउंटर एग्जाम्पल भी है, मतलब जो आप बात कहना चाहते हो वो 97% सेटिस्फाइड है और 3% नहीं है, तो भी आप वो एज ए स्टेटमेंट दे सकते हो। बस आपको ये कहना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूं दिस इज ट्रू इन जर्नल, दिस इज ट्रू ऑलमोस्ट श्योरली, दिस इज ट्रू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। समझ गए? ऑलमोस्ट श्योरली, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट इज ट्रू इन जर्नल। इसका मतलब यह है कि जो कह रहा हूं वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, लेकिन इतनी जगह सेटिस्फाई है कि 100 में से 97 टाइम्स ये बात बिल्कुल वैलिड रहेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर या ऑलमोस्ट
होगी। हाँ यार, आप बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ओ बच्चों, Yes, sir. चलिए एक बात बता देता हूँ भाई, कह देता हूँ, थोड़ा ऐसा मेरा मन सा करता है ना। अब पता है ना, अगर आप इंडिया में किसी भी फीमेल से पूछोगे व्हाट अबाउट द बॉयज, तो तुरंत बोलेंगे सुधीर सर सारे के सारे कुत्ते होते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे सुधीर सर लगभग सारे ही कुत्ते होते हैं। हाँ है ना, तो लगभग सारे का मतलब सारे इंडियन नहीं कुत्ते, दो चार सुधीर सर भी के भी जैसे हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुत्तों की कैटेगरी में आते हैं उनको काम ही नहीं है कुछ सिवाय इन सब गंदी गंदी बातों के, समझ गए ना। उनके कैरियर एम, आपको लगता है कि देश का युवा जिनको हम कॉकरोच कहते हैं, शायद वो आपका भी नाम कॉकरोचों में आता होगा, है आइडिया नहीं है? आपको लगता है कि ये मतलब देश की तरक्की में इनका कोई रोल होने वाला है? नहीं, ऐसे 97% है, लेकिन जो बच गए 3% वो पूरा देश चलाएंगे। लेकिन कहा सबको कॉकरोच ही जाएगा, ऑलमोस्ट श्योरली, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब अगर कोई काम 97% प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर के साथ हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड ऑलमोस्ट श्योरली या ऑलमोस्ट एवरीवेयर। समझ में आया? थोड़ा समझ में आया? Yes, Yes, sir. आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो मान लीजिए मेरा कोई भाई है, सपोज, मतलब कोई कजन है मेरा, या मेरा रियल ब्रदर है जो मेरे से 10 15 20 दिन छोटा है या बड़ा है, तो हम सपोज आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो हम आइडेंटिकल ट्विंस सेम तो है नहीं, लेकिन हम ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि हमारी 97% से ऊपर जो एक्टिविटीज है वो मैच करेंगी। लेकिन अगर मेरा बड़ा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है, तो हम दोनों भाई ऑलमोस्ट सेम नहीं हो सकते ना भाई, फिर ऑलमोस्ट सेम नहीं हो सकते ना। यस और नो? समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? यस है ना, आराम से समझिए, कुछ ऐसा जल्दबाजी नहीं है। तो क्या हुआ, एक सीक्वेंस चली रैंडम वेरिएबल की एक्स एन, है ना, और वो कन्वर्ट करने लगी एक्स को विद ऑलमोस्ट श्योरली या ऑलमोस्ट एवरीवेयर। समझ गए? ऑलमोस्ट श्योरली या ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ट करने लगी। इसका मतलब ये है कि लगभग जो एक्शन है, लगभग वो एक्स के जैसा ही दिखता है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप जीवन में कभी भी कन्वर्जेंसी की बात करेंगे, तो जो भी कन्वर्जेंसी बिहेवियर होता है वो हमेशा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर होता है। ठीक, अब आप इस बिहेवियर को कैसे जज कर रहे हैं? आप जज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू। क्यों? क्योंकि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इवेंट एस हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एस ही होगा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, श्योरली बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट श्योरली या ऑलमोस्ट वो एस के ही बराबर होगा। अब याद करो एक बात को, जिस दिन प्रोबेबिलिटी की दूसरी क्लास पढ़ा रहा था, उस दिन एक एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे पास एक सैंपल स्पेस है एस विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है जी, और मैंने एक इवेंट लिया ए, मैंने एक इवेंट लिया ए 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट, और आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए, याद आया 1 के बराबर थी? यस और नो? yes, sir. है ना? तो दिस ए इज व्हाट? क्या ए एस के बराबर है? नहीं, पर सुधीर सर ए एस के जैसा ही है, अप्रोक्सीमेटली एस के जैसा ही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर एस के जैसा ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 के बराबर, क्योंकि ये ए एस के जैसा ही है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया आपके? हाँ जी, यस बात इसको मैथमेटिशियन ने स्टैटिस्टिक्स की टर्म में डिफाइन कर दिया और कह दिया कि अगर एक्शन एक्स को कन्वर्ट करता है ऑलमोस्ट श्योरली, तो कुछ नहीं है मेरे बच्चों, then probability that limit n tends to infinity xn is equal to x, and this probability is 1. That's it. So this probability is 1.
कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ कहना सुनना चाहते हो तो पूछ लीजिए। इश्क प्यार का मजा तो मतलब ये कन्वर्जेंस विद प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस विद डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उससे वीक है ना ऑलमोस्ट श्योर, क्योंकि ये भी अभी नहीं 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 वीक मैंने नहीं बोला है रिजवाना, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं मैं चलेगी। पूछ रही हूँ बस, अच्छा क्योंकि पूछ रहे ऑलमोस्ट हो, श्योर हूँ। अच्छा मुझे लगा कि रिजवाना बोल रही है। वीक मैं बताऊंगा, कौन वीक है, कौन स्ट्रोंग है, कौन किसको इंप्लाई करता है, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन वो तब बताया जाएगा जब मैं सारी कन्वर्जेंसी खत्म कर दूंगा और बोलूंगा अब आ जाओ बेटा इनके बीच में कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो जैसे मैंने कन्वर्जेंसी विद द लॉ पढ़ाया, कन्वर्जेंसी विद प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, सेपरेट पढ़ाया, फिर दोनों को मिक्स भी कर दिया कि अगर ऊपर वाला कन्वर्जेंसी विद द लॉ, नीचे वाला कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी, रेशो करोगे तो कन्वर्जेंसी विद द लॉ, रूल दे दिया। अब ये तीसरे वाला रूल। तो सबसे पहले बताओ ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको? जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस सर, आ रहे हैं। वेरी गुड, है ना? कुछ नहीं, अब बहुत सिंपल है, बस कुछ बातें होती है जो मुझे करनी है। देखिए अब एक रूल है और मैंने क्या बोला था, जो रूल मैं बोलूंगा भाई वही रूल होगा, इधर उधर ना करना, कुछ भी दिमाग ना लगाना बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्सएल अगर कन्वर्ट करता है एक्स को ऑलमोस्ट श्योरली, वाई एन अगर कन्वर्ट करता है वाई को ऑलमोस्ट श्योरली, तो कंफर्म एक्स एन प्लस माइनस डॉट डिवीजन वाई एन कन्वर्ट करेगा एक्स प्लस माइनस डॉट डिवीजन वाई ऑलमोस्ट श्योरली। पहला हे भगवान परमात्मा उठा ले, बस ले जाए यहां से, कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई बोलो बड़ा समझ में आया? यस ठीक है बाबू, ये बस एक छोटा सा नोट है, इसको याद रखिए, बाकी से सारी चीजें ओके समझ लो। अगली कन्वर्जेंसी जिसका नाम है अर्थ मीन कन्वर्जेंसी या कन्वर्जेंसी इन अर्थ मीन, कन्वर्जेंसी इन अर्थ मीन। आराम से समझिए, आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए अभी तो टाइम है, जैसे मान लीजिए चलो ठीक है आपने मेरे को टीचिंग करते हुए देखा है, थोड़ा गंदी गंदी बातें करते हुए भी देखा, सुना है कि सुधीर साहब आप कुछ भी मजाक कर लेते हो ऐसा वैसा, बट चलो मान लो मैं एक आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। मुझे ना डांस का बहुत शौक है, मतलब आई एम नॉट ए डांसर, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल डांसर, ना मैं कभी करता हूं ना मैं कभी ऐसे सीखता दिखता हूं, लेकिन मतलब बाई गॉड कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, अगर डीजे बज रहा है तो भाई मैं कंफर्म नाचूंगा, ये कंफर्म गारंटी है। मतलब मेरे को इनबिल्ट है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मतलब मैं जहां भी जाता हूँ वहीं पे डीजे है मेरे, मतलब इतना मेरा है कि भाई मैं इन सब चीजों पे मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो अगर मेरे 10 मकान है तो 10 के 10 में मुझे डीजे है मेरे, मैं जिसमें भी जाऊंगा भाई मुझे डीजे चाहिए, चाहे मैं 6 महीने में एक दिन जाऊं, चाहे मैं ना सुनूं, पर मुझे डीजे चाहिए, है ना? तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये सुधीर सर का कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आज आपको बताया। और अगर आप मुझे डांस करते हुए देख ले सपोज, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट ए प्रोफेशनल डांसर, तो मैं तो वही बारातों वाला डांस करता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। तो मान लीजिए एक दिन आपने मेरा ऐसे बारातों वाला डांस देख लिया और फिर आपने किसी और आदमी का ऐसा ही डांस देख लिया, तो क्या आप ये नहीं बोलेंगे यार ये तो सुधीर सर जैसा लग रहा है? बोलो हाँ या ना। यस अब पता है आप क्या कर रहे हो, जबकि वो ना तो मेरे जैसा है, ना तो उसका नाम सुधीर है, ना उसकी हाइट मेरे से मैच करती, लेकिन उसकी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती है, तो आपने उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बोल दिया सुधीर सर इसके और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ या ना? यस सर। दिमाग में जा रही है बातें? आराम से आप बात सुनिएगा। चलो एक रियल एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। ये बात है लगभग कोई 20-25 साल पहले, जब हम ग्रेजुएशन टाइप के स्टूडेंट थे और थोड़ा उतना रिच भी नहीं थे, थोड़ा नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं।
एक हमारे फूफा जी हैं, तो वो बहुत अमीर है, मतलब एकदम अमीर है, और वो दिल्ली में वो उनका बिजनेस है, और वो जब गांव जाते थे तो हम उनके नेचर देखते थे, उनकी नेचर देखते थे उस टाइम पे, कि अगर वो गांव में जाके जो कमरा उनका होता था वो एकदम सेपरेट होता था, और उसके अंदर उनके हर टाइप के कपड़े होते थे, मतलब कोट पैंट भी है, टी शर्ट भी है, सब कुछ टाइप के कपड़े होते थे, और 4-5 टॉवल इस टाइप से, समझ गए। तो जैसे गांव में होता है ना, गांव में उसको घेर बोलते हैं, मतलब जहाँ लोग रहते हैं। फिर ऐसे ही घर होता है, थोड़ा दूर होता है, तो उन फूफा जी का वहां पे भी एक रूम था, जबकि डिस्टेंस मैक्सिमम 100 मीटर का होगा, लेकिन घर पे भी एक रूम था, और बिल्कुल सेम तरीके से सब कुछ उनका वेल सेटल्ड होता था। उनकी पानी की बोतल अलग, गिलास अलग, उनके बर्तन बिल्कुल अलग। तो जब वो आते थे वो स्पेशल तरीके से उनके ही निकाले जाते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था यार, यार फूफा जी की चांदी है, मतलब फिर ऐसा लगता था यार ये इसलिए है क्योंकि ये अमीर है, अमीर मतलब इन्होंने पैसा कमाया है, तो इनका ये शौक है। तो दिल ही दिल में ऐसा होता था, यार एक दिन मुझे फूफा जी के जैसा बनना है, समझ गए। मतलब जिस दिन पैसा कमाऊंगा ना, यही चीज मेरी ऐसे होनी चाहिए। तो बात समझिए, क्या मैं अपने फूफा जी जैसा बन जाऊंगा? वो मेरे से उम्र में 30 साल बड़े हैं, क्या बन जाऊंगा उनके जैसी? क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी मेरी? नहीं, लेकिन उनके जैसा कैरेक्टरिस्टिक मेरा हो सकता है, हाँ या ना? और अगर गलती से मैंने यही कर दिया तो आप क्या बोलोगे, सुधीर सर आप तो अपने फूफा जैसे दिख रहे हो, हाँ या ना? दिख नहीं रहा हूं, मेरा कैरेक्टरिस्टिक उनके जैसा दिख रहा है। समझ में आया? दिमाग में गई थोड़ी बात? हाँ या ना बोलो फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। बस मैं हो गया काम। अब देखिए, अब वो कहता है कि एक सीक्वेंस है एक्शन की जो कन्वर्ट करती है एक्स को विद आरथ मीन, विद आरथ मीन, या कुछ लोग इसको एल आर भी कहते हैं, डजंट मैटर, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन कन्वर्ट करता है एक्स को एल आर, आरथ मीन। इसका मतलब है कि एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका अर्थ मीन बराबर हो जाएगा इसके अर्थ मीन से। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन टू द पावर आर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर फॉर ऑल आर। समझ गए? अर्थ मीन या फॉर ऑल आर, मतलब चलो आर को मैंने सपोज पर्टिकुलर किया है ना। तो क्या हुआ, गौर से समझिए, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ट करती है एक्स को विद आरथ मीन, ठीक है, तो इसका मतलब एक्सन और एक्स के बीच में जो आप डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं वो उसके आरथ मूवमेंट से डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं। और आरथ मूवमेंट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ना तो प्रोबेबिलिटी होती, ना तो सीडीएफ होता, क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। तो आज मैंने दो ह्यूमन बॉडीज को इक्वल कह दिया उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। अब वो कैरेक्टरिस्टिक जो मर्जी हो सकती है। सुधीर सर आप उसके जैसा डांस करते हो, ठीक है। सुधीर सर आप अपने फूफा जी जैसा स्टाइल दिखाते हो, बिल्कुल ठीक है। एक पता नहीं कौन मेरे को, वो नहीं है वो जो पहले वो मिस्टर इंडिया थे, मिलन सोमनाकर, कौन है वो भाई? नाम नहीं लिया जा रहा तो ज्यादा बुरा नहीं मानना, कुछ है ना, क्या नाम है उनका? अरे भाई कुछ रहता है जीवन में तुम्हारे, सब खत्म हो गया, क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता है? कोई है, मिलेन मिलेन कुछ करके है, कौन है यार? चलो भूल गया मैं, याद नहीं है। बट एक चलो बात थी, याद आएगा तो मैं बताता हूँ फिर तुम्हें। तो ये मैंने क्या किया, आरएच मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को बराबर कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ xn माइनस x टू द पावर r इज इक्वल टू 0। दैट्स ठीक है। अब अगर ये चीज बराबर होगी तो कंफर्म लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ xn टू द पावर s बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर s फॉर ऑल s इज लेस देन इक्वल टू r। इसका मतलब अगर आरथ मीन कन्वर्जेंसी है तो उससे छोटे मीन की कन्वर्जेंसी कंफर्म बनेगी। चेक करो, कोई डाउट हो पूछो। बेटा बच्चों क्लियर है यहाँ पर?
हाँ जी, क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। चलिए सर, अब अगर मैं आर की वैल्यू 2 ले लूं तो इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर कन्वर्जेंसी। ये शायद पढ़ी होगी आपने। तो अगर मैं आर की वैल्यू 2 ले लूं, इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर कन्वर्जेंसी। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? xn कन्वर्जेस टू x विद मीन स्क्वायर। और अगर r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है कि मीन और वेरिएंस बराबर होने चाहिए, बस बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। तो जो याद है, एक बच्चे ने गलती करी थी एक दिन। एक बच्चे ने क्या किया था, मीन और वेरिएंस बराबर थे तो उसने बोल दिया था कि दोनों रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल हो गए सर, और मैंने मना किया था क्योंकि मैं तो ये लेके नहीं चल रहा था ना कि आरएफ मूवमेंट से आप कन्वर्जेंसी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते कि सुधीर सर मैं कन्वर्जेंसी दे रहा हूं विद मीन स्क्वायर, तो मीन और वेरिएंस बराबर होते ही वो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल हो जाते हैं। याद आया? अगर आप क्लास करते हैं सारी मेरी, बेटा याद आया आप लोगों को? हाँ या ना बोलो फटाफट, हाँ सर। है ना? हुआ था ये एक दिन डिस्कशन हुआ था, मैंने बोला भी था कि बेटा कुछ भी कर देते हो तुम, तो वो इसलिए बोला था कि मैं स्पेसिफिक कन्वर्जेंसी की बात नहीं कर रहा था, मैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब सब कुछ आइडेंटिकल होना चाहिए। खाली दो कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही हैं तो क्या आप आइडेंटिकल हो जाओगे क्या? लेकिन हो सकते हो अगर आपने ये बोल ही रखा है कि सुधीर सर दो कैरेक्टरिस्टिक अगर बराबर है तो मैं तो आपको आइडेंटिकल बोल दूंगा, बात खत्म। चलो आगे, चलो आगे। यस। वेरी गुड। अब देखिए मेरे बच्चों, जो वो तुम बात कह रहे थे उस पे आता हूं। स्ट्रॉन्ग कौन है, वीकर कौन है, ये फलाना ढिमकाना। सबसे पहले एक नोट लिखिए, अगर एक्सएन कन्वर्ट करता है एक्स को विद एल आर तो कंफर्म एक्स एन कन्वर्ट करेगा एक्स को विद एल एस वेयर एस इज लेस देन इक्वल टू आर। तो कंफर्म ये कन्वर्ट करेगा एक्सएन टू एक्स विद प्रोबेबिलिटी। तो कंफर्म एक्स एन कन्वर्ट करेगा एक्स को विद आर। कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है, कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है, कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है। सबसे पहला रूल। चलो आगे, अब चलो आगे। यस सर। दूसरा नोट है, अगर एक्सएन कन्वर्ट करता है एक्स को ऑलमोस्ट श्योरली। ऑलमोस्ट श्योरली तो मैं इस ग्रुप में नहीं लगा सकता क्योंकि ऑलमोस्ट श्योरली का जो रिलेशन है वो यहां से स्टार्ट होता है, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं है, नहीं तो नहीं चिपका देता मैं इसको। अगर ये इसको कन्वर्ट करता है तो कंफर्म एक्स एन कन्वर्ट करेगा एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी। समझ गए? एंड ऑब्वियसली अगर ये इसको कन्वर्ट करेगा बाय द रूल, ये इसको कन्वर्ट कर जाएगा। तो दो रूल है, एक बार आप इनको लिखो, कन्वर्ट यहां पर भी ट्रू नहीं है। समझ में आया? यस। चलो आगे बेटा, अभी है मेरे पास टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू एक चीज का ध्यान रखना, सफिशिएंट कंडीशन हमेशा नेसेसरी कंडीशन से स्ट्रॉन्गर होती है। ऑब्वियसली बात है, सफिशिएंट का क्या मतलब है, ये कर दीजिए तो ऐसा कंफर्म हो जाएगा। तो दिस इज सफिशिएंट व्हिच इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द नेसेसरी कंडीशन। ये मानोगे मेरी बात? मानोगे मेरी बात? हाँ। अब आप ध्यान आराम से सुनिए। अभी आपको एक दिन एक बात बोली थी कि कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और कन्वर्जेंसी विद ऑलमोस्ट श्योरली इज स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये अभी आगे बोलूंगा, बट इतना आपको मैंने कई बार बोल रखा है। ये मानोगे मेरी बात? यस सर। अब यहां ये स्टेटमेंट पढ़ रही हूं। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अगर एक्सएन कन्वर्ट करता है एक्स को ऑलमोस्ट श्योरली, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज सेटिस्फाइड, तो कंफर्म वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसीलिए इसको वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहते हैं। समझ गए? उसका नाम हमने स्ट्रॉन्ग लॉ रखा ही इसलिए है क्योंकि हमें पता था अगर कन्वर्जेंसी विद ऑलमोस्ट श्योरली है तो कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको वीकर कह दिया, इसको स्ट्रॉन्गर कह दिया,
हो गया काम खत्म, दैट्स इट। अब बोलो कोई डाउट हो तो आपको। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ पर? ये यस सब सर। वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, कुछ कहना सुनना चाहोगे? हाँ या ना? लास्ट पॉइंट बचा है, फटाफट बोलो। चलिए, लास्ट पॉइंट बचा है, देखिए एक्शन अगर कन्वर्ट करता है एक्स को विद द प्रोबेबिलिटी, तो कंफर्म एक्स एन कन्वर्ट करेगा एक्स को विद द लॉ, ये कंफर्म गारंटी। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये बात अभी लिखी थी मैंने, क्लियर हो गया यहां तक? अरे बोलो भाई, क्लियर है? ये सर, ये यस तो सर। फर्स्ट वाला का, ये तो फर्स्ट पॉइंट का लास्ट पार्ट ही है हाँ ना? वही लिखा है, वही लिखा है, लेकिन मुझे कुछ इसमें समझाना है आपको। वही लिखा है मेरे बच्चे, यही लिखा है, ये रहा, यही लिखा है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझाना है आपको इसमें, तो मैंने अलग से, वो होता है ना, वो कट कर लेते हैं वहां से, इधर ले आओ इसको उठा के, इधर ले आओ उठा के। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, यस, लेकिन अगर मेरे बच्चे, ये जो एक्स है ना, वो एक्स ना होके कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। समझ गए? कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और आज कोई बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी। अगर वो बहुत बुरी तरीके से सुबह 5 बजे से काम करता हूँ, समझ गए? चलो, फिर भी बता दो कोई बात हो तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बेटा। भाई कोई डाउट है किसी को? सर ऑलमोस्ट श्योर वाले में जीरो का भी कोई रोल होता है क्या, जैसे आपने उसका प्रोबेबिलिटी वाले में बताया था? नहीं, ऐसे कोई रूल नहीं होता। जो रूल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बस वही सेटिस्फाइड होते हैं, बाकी सेटिस्फाई होते हैं या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। सो दैट्स व्हाई फिर वही सेटिस्फाइड होगा बस। ठीक है, चलिए बेटा, और तो कोई डाउट नहीं है किसी का? चलिए, बाय, गुड नाइट।